नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान और आज बात एक देश एक चुनाव के विकल्प की। एक देश एक चुनाव को लेकर देश में अब चर्चाएं तेज हैं। कुछ राजनीतिक दल इसके पक्ष में हैं तो कुछ इसके खिलाफ, और कुछ दलों ने अभी इस पर अपनी राय जाहिर नहीं की है। हालांकि 1951 से लेकर 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए, लेकिन उसके बाद राज्य सरकारें अपने 5 साल के कार्यकाल से पहले ही गिरने लगी और गठबंधन टूटने लगे, और फिर देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग अलग होने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ताधारी बीजेपी ने एक साथ चुनाव कराने को लेकर अपनी राय जाहिर की है। तर्क है कि इससे देश का समय और पैसा दोनों बचेगा और अलग अलग चुनाव से विकास भी रुक जाता है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने से विकास पर इसका सीधा असर पड़ता है। वहीं चुनाव आयोग के अनुमानों के मुताबिक लोकसभा विधानसभा चुनाव पर तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो समझेंगे कि यह विकल्प कितना महत्वपूर्ण है देश के लिहाज से और चुनाव में इससे क्या कुछ बदलेगा। लेकिन अगर इस विकल्प को हमें लागू करना है, उसके लिए कहां पर क्या बदलना पड़ेगा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। पीके मल्होत्रा जी हैं, पूर्व सचिव कानून मंत्रालय भारत सरकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर एसवाई कुरैशी हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग। सर, स्वागत है। सत्य प्रकाश हमारे साथ हैं, लीगल एडिटर द ट्रिब्यून से। सत्य, स्वागत है आपका। शुरुआत कुरैशी सर मैं आपसे करना चाहूंगा। हालांकि चुनाव आयोग ने जो आज बयान दिया है कि फिलहाल 2019 को लेकर वो तैयार नहीं है और इस विकल्प के साथ वो नहीं जा सकते हैं, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है, पहले सरकार उसको पूरा करे। लेकिन एक चुनाव और एक देश, ये जो रास्ता है या ये जो विकल्प है, ये जो टूल है, ये कितना महत्वपूर्ण या कितना कमजोर और क्यों? देखिए, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड तो जवाब है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। पहले मैं फ़ायदे गिनवा देता हूँ कि फ़ायदे तो ऑफ कोर्स ये हैं कि कन्वीनियंस बहुत है, लॉजिस्टिकल कन्वीनियंस है। इलेक्शन कमीशन के लिए सबसे साधारण चीज़ है, क्योंकि एक बार आपने इलेक्शन की तैयारी कर दी, बहुत बड़ा बंदोबस्त होता है, एक बार कर दीजिए बजाय 3 बार करने के। वोटर एक ही है, पोलिंग बूथ एक है, उसको मशीनरी चलाने वाली एक है, सिक्योरिटी एजेंसी एक है। तो आपने बूथ लगा दिया, सिक्योर कर दिया, अब वोटर अंदर गया, उसने एक मशीन पे बटन दबाया कि 3 पे दबाया, उसके लिए तो बड़ा आसान काम है। तो उस लिहाज से कन्वीनियंस और कंफर्ट तो बहुत है। लेकिन कन्वीनियंस और कंफर्ट और इलेक्शन कमीशन की कन्वीनियंस ही तो डेमोक्रेसी में एक महत्वपूर्ण वो नहीं हो सकता डिसाइसिव फैक्टर, क्योंकि बाकी फैक्टर भी देखने होंगे। चाहे खर्चा हो, लेकिन डेमोक्रेसी को हेल्दी होना, जो इस किस्म का मॉडल बनाया गया था। नुकसान क्या है कि देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर है। ये बताया जाता है कि पहले 3 इलेक्शन एक साथ हुए थे, लेकिन फिर ये ना भूलें कि बाद में वो इलेक्शन एक साथ होने बंद क्यों हुए थे। वो हालात तो फिर भी बन सकते हैं। आपने दोबारा जैसे कि सिचुएशन क्रिएट कर दी कि सारे साइमल्टेनियस इलेक्शन हम कर पाए, उन 2019 का सपोज कर लीजिए, फिर भी तो एक लोकसभा 13 दिन में गिर सकती है, जैसे कि वाजपेयी सरकार गिरी थी। ऐसी सूरत में 28 विधानसभाओं का क्या होगा? वो तो बड़ी मेजॉरिटी से आई थी। जस्ट बिकॉज कुछ एमपीज ने अपनी लॉयल्टी बदल दी, लोकसभा में सरकार गिर गई तो सारे देश में उथल पुथल हो जाए, उसकी भी तो कोई लॉजिक नहीं। तो उस लिहाज से इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि नेशनल डिबेट होनी चाहिए। उन्होंने ज़बरदस्ती इसको थोपा नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि इस पे जब तक कंसेंसस ना हो, आगे कदम नहीं उठाया जा सकता। मल्होत्रा सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो बात कहा कुरैशी साहब ने, कई सारे फैक्टर हैं, खर्चे की बात है, वोटर लिस्ट है, मशीनरी की बात है, लेकिन कहते हैं कि लोकतंत्र में मतदाता सर्वोपरि है। मतदाता के नज़रिए से ये एक चुनाव का विकल्प कितना कमज़ोर है, कितना मजबूत और क्यों है? देखिए, ये ऐसा विषय नहीं है जो पहली बार उठाया जा रहा हो। ये विषय पहले भी कई बार उठाया गया है, इसके ऊपर डिबेट भी हुई है, इसके ऊपर लॉ कमीशन ने अपने पहले भी विचार व्यक्त किए हैं, इसके ऊपर 2015 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपने विचार व्यक्त किए थे। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का एक बीच का रास्ता जो उन्होंने सुझाव दिया था, कुरैशी साहब ने जो बिंदु उठाए हैं उनको लेकर के मैं कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था कि ऐसे असेंबली जिनके चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर होने वाले हैं, शायद उनके लिए एक प्रावधान किया जा सकता है कि उसको लोकसभा के चुनाव के साथ साथ उसमें भी चुनाव कर दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ वो भी इतना आसान नहीं है। पक्ष में और विपक्ष में इसके दोनों तर्क हैं, और जो तर्क हैं वो बहुत मजबूत हैं, ऐसा नहीं है। इसमें 2 चीज़ों पे जोर देना चाहूँगा। एक तो है डिजायरेबिलिटी और एक है फिजिबिलिटी। अगर हम डिजायरेबिलिटी की बात करें, तो फायदे की बात करें,
तो बिल्कुल ठीक है कहना, जैसा कि कुरैशी साहब ने भी कहा कि मतदाता एक बार ही गया, एक ही मतदान केंद्र है, उसमें उसने 3 व्यक्तियों का चुनाव करना है, वो कर लेगा। लेकिन एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि मतदाता जब चुनाव के लिए जाता है और वोट डालता है, अगर वो एक ही समय में वोट डाल रहा है तो शायद कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में थोड़ा सा हनन इसलिए होगा क्योंकि कहेगा कि अगर केंद्र में एक पार्टी के लिए वोट डाल रहा हूँ तो स्टेट में भी उसी पार्टी के लिए क्यों ना डाल दूँ। शायद कहीं ना कहीं उसका मंतव्य जो है इस तरह का हो जाएगा। ये तो हुई डिजायरेबिलिटी की बात। फिजिबिलिटी की बात अगर हम करें तो मैं समझता हूँ आज जो हमारे संवैधानिक प्रोविजन है, देखिए संविधान सर्वोपरि है, रूल ऑफ लॉ से ऊपर कुछ नहीं है। जैसा कि पहले आपने भी कहा, अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि शुरू में चुनाव जो थे वो साथ साथ होते थे, लेकिन उसके बाद में क्योंकि हाउस डिसॉल्व होना शुरू हो गया और लोकसभा के चुनाव जल्दी हो गए तो आप वो पैरिटी मेंटेन नहीं कर पाए, साथ साथ चुनाव नहीं हो पाए। आज अगर आप करना चाहेंगे तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और उसके लिए सभी पार्टियों को साथ लेना पड़ेगा। क्या आज की तारीख में वो संभव है? क्या वो संवैधानिक प्रोविजन जो आप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे? क्योंकि अगर आप किसी असेंबली को जल्दी डिसॉल्व करना चाहते हैं, और मैं समझता हूं बहुत सारी असेंबलीज हैं जो तैयार नहीं होंगी, क्या आज की तारीख में यूपी सरकार जो है वो तैयार होगी कि जिसके इलेक्शन अभी लास्ट ईयर ही हुए हैं कि लोकसभा के चुनाव के साथ उनके चुनाव हो जाएं? या पंजाब की सरकार क्या इसके लिए तैयार होगी जिसको आपने 5 साल के लिए चुना है? और अगर आपने असेंबली को डिसॉल्व करना है तो उसके लिए कानूनिक प्रावधान है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। आप उसके लिए कैसे कार्य करेंगे? तो मैं समझता हूं कि अगर आपने वो करना है, आप समझते हैं कि वो आसान होगा, उससे आपका पैसा बचेगा, समय बचेगा, और जो ये कहा जाता है कि उसका एक बेनिफिट ये होगा कि आज क्या होता है क्योंकि बार बार इलेक्शन होते हैं तो मंत्रियों को एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता है, तो जो पॉलिसी मेकिंग है वो कहीं ना कहीं पैरालिसिस हो जाता है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, तो आप काम नहीं कर पाते हैं। इन चीज़ों को भी ध्यान देना है और हमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को भी देखना है। क्या जो खर्चे की बात की जा रही है, क्या उसको लेकर के क्या वो इतना आवश्यक है खर्चा बचाना कि जो बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है आप उससे कंप्रोमाइज करना चाहते हैं? मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा विषय है जिस पे, जैसा कि कुरैशी साहब ने भी कहा, प्रधानमंत्री साहब ने कहा, इस पे विचार होना चाहिए। तो मैं समझता हूं विचार होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी कंसल्टेशन किया है, उस कंसल्टेशन में पॉलिटिकल पार्टीज के व्यू आ चुके हैं और मैं समझता हूं इस विषय के जो और एक्सपर्ट हैं उनके व्यूज लेकर के लॉ कमीशन एक अगर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देता है जो अब तक विचार हुए हैं उनको लेकर के अगर अपना विचार सामने लेके आता है तो मैं समझता हूं एक इसकी पॉसिबिलिटी ढूंढी जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको संवैधानिक प्रोविजन करने पड़ेंगे जो अभी तक नहीं। ओके, सत्या, 2 बातें। जब हम संविधान लागू हुआ 51, 57, 62 और 67 तक एक साथ चुनाव हुए, तब क्या संवैधानिक यही प्रावधानों के साथ हम उसको फॉलो कर रहे थे? और दूसरा, कई लोग कंपेयर कर रहे हैं दुनिया के दूसरे देशों से, लोकतंत्रों से, और उससे कितना फर्क है भारतीय लोकतंत्र जहां पर उस तरह की व्यवस्था यानी कि एक देश एक चुनाव मुश्किल हो सकता है? देखिए, जो शुरू में जो चुनाव हुए 1952 में, उसके पहले प्रोविजनल पार्लियामेंट थी और उसके बाद जो 52, 57 उसके बाद जो चुनाव हुए हैं वो इसलिए एक साथ हो पाए क्योंकि जो इलेक्शंस हुए उसके बाद कोई सरकार गिरी नहीं उस तरह से, तो इसलिए एक साथ चलते। उसके बाद सरकारें अगर गिरने लगी किसी भी वजह से या बाद में और किसी तरह की चीज़ हुई हो और समय के पहले चुनाव हो गया तो फिर ये क्रम टूट गया और अभी ये समस्या आ रही है कि साथ साथ चुनाव कैसे कराएं। इसकी जड़ में जो चीज़ है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो टेनियर है, वैसे तो आर्टिकल 83 में या आर्टिकल 172 में जो टर्म है पार्लियामेंट का, लोकसभा का या विधानसभाओं का, वो फिक्स्ड है 5 साल के लिए, लेकिन उसके पहले सरकारें गिर सकती हैं। या तो वो सरकार ही खुद रिकमेंड करे डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, उसके कारण हो सकती है, या कई बार प्रेसिडेंट रूल लगता है उसके बाद डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो इमरजेंसी सिचुएशंस में भी वो चीज़ें होती हैं। देखिए, जहाँ तक विदेशों की बात है, खासकर अमेरिका में, वो आप यूँ समझे कि कानून में ही ये तय किया हुआ है कि हर 4 साल बाद नवंबर के पहले मंगलवार को चुनाव होगा। वो यहाँ तक तय किया हुआ है और उसकी वजह यह है कि जो सरकारें हैं वहाँ जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है उनका दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के पास या स्टेट्स में गवर्नर के पास सारे पावर्स हैं, वो जो अपॉइंट कर, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द हाउस। तो वो बिल्कुल अलग सिस्टम है। यहाँ के सिस्टम में ये है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द लोअर हाउस। अब वहाँ पे किसी भी वजह से, चाहे डिफेक्शन की वजह से हो या किसी और वजह से, कई बार तो आप सिर्फ कोरम की वजह से सरकार गिर सकती है, कोई डिफेक्शन नहीं हुआ हो, किसी वजह से सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है कि
उस वक्त उतने लोग सरकार के वहाँ जो सांसद हैं नहीं हो, उसके कारण सरकार गिर सकती है और आपको इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो ये जो असली समस्या जो है वो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये समस्या बाकी चीज़ें मैं कह रहा हूँ कल को अगर संविधान में संशोधन करके अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही आप ख़त्म कर दें, मैं एक कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ हो सकती है। अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ चले जाते हैं तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को हाउस के प्रति कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो ये समस्या यहाँ है। रही बात कि ये कितना फिजिबल है, जैसा कि आपने कहा कि ये डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबिलिटी इसलिए है क्योंकि इसमें खर्चे बचेंगे। तो अगर भारत कोई अभी भी हमारे पास उतना पैसा नहीं है, बहुत सारे विकास के काम के लिए पैसा बच जाएगा, एक है। दूसरी चीज़ यह है कि पॉलिसी पैरालिसिस होती है। अगर हर कुछ दिन बाद इलेक्शन हो रहा है तो सरकारें बहुत सारे कठिन निर्णय लेने में वो संकोच करती हैं कि इसके कारण हो सकता है इस वाले असेंबली इलेक्शन में इसका कोई नुकसान हो सकता है। तो कई बार ये होता है कि लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी डिसीजंस हैं जिसका शॉर्ट टर्म में कोई एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है इलेक्टोरेट पर, तो वो उससे सरकारें बचती हैं। तीसरी बात यह है कि जो बार बार अगर आप चुनाव के मैदान में जा रहे हैं तो आपको वैसे भी हर बार जो है ना उसके लिए ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आएगा, तो एक तरह से एक बंदिश होती है, आप बहुत सारे फैसले ले नहीं सकते हैं। चूँकि उसके बारे में ये होता है कि आप जानबूझकर लुभावन फैसले ले रहे हैं ताकि आप मतदाताओं को इन्फ्लुएंस करें। ये सारी चीज़ें उनके पक्ष में है, इस सुझाव के पक्ष में है, लेकिन जो असली समस्या है वो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। या तो इस फॉर्म को चेंज करें, और जो इस फॉर्म में भी कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, उसमें फॉरमोस्ट ये है कि आप जो टर्म है असेंबली का या लोकसभा का वो फिक्स्ड कर दें कि ये 5 साल के पहले डिसॉल्व नहीं होगी। अगर सरकार गिर जाती है तो आप जो नेक्स्ट पार्टी है या नेक्स्ट लीडर हो, 1, 2, 3 को आप ऑप्शन दें कि वो सरकार बनाए, दावा करें। अगर नहीं होता है तो फाइनली यू कैन डू इस आप ये कर लें कि हाउस ही अपना लीडर चुन ले, जिसको सबसे ज़्यादा वोट आए हाउस में उसको आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना दें। लेकिन ये चीज़ें अभी बहस होनी चाहिए इस पर। अगर ये तभी हो सकता है एग्जिस्टिंग सिस्टम में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तभी हो सकता है जब आप ये संविधान में संशोधन करके हाउस का, लोकसभा या विधानसभा का टर्म एकदम से फिक्स करते हैं। उसके बाद अगर सरकारें आती जाती हैं शायद उतना असर नहीं होगा। अल्टीमेटली यू कैन इलेक्ट अ लीडर ऑफ द हाउस जो कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो सकता है। सर क्या ये कहा जाए कि फिर जो सत्या सुझाव दे रहे हैं फिर हम उसके चलते 83, 85, 172, 174 ये अनुच्छेद तमाम हमें संशोधन करने पड़ेंगे, संविधान संशोधन, और फिर हमें कुछ नए तरीके का सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो मौजूदा सिस्टम है या हम जब 1950 साल के दशक की बात करते हैं हम उसको रिपीट नहीं कर सकते आज के हालात में। नहीं, इन्होंने जो बात कही बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि इस सब का समाधान है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दी जाए। वही तो समस्या है। तो समाधान के लिए आप बड़ी समस्या ला रहे हैं, इसी वजह से सारा प्रोटेस्ट है कि साहब आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म लाना चाह रहे हैं। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म इज ए वेरी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, उस पर एग्रीमेंट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो एक तो ये इशू। दूसरे जो है ना, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया था कि जनता क्या चाहती है। अगर आप जनता से पूछिए, एक्चुअली ये देश की गरीब जनता जो मेजॉरिटी है उनको तो बार बार चुनाव बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके पास एक ही पावर है बेचारों के। वो जितनी बार वोट देने जाते हैं वो पावरफुल महसूस करते हैं। उनको 5 साल में 3 बार आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो इसलिए ये सोचिए कि जनता की सुविधा है, वो भी गलत है। तीसरी चीज़ कहना कि साहब बिकॉज ऑफ मॉडल कोड सारा काम ठप हो जाता है, पॉलिसी नहीं ले पाते, मैं इसे डिसएग्री करता हूँ। थोड़ा बहुत ऑफकोर्स ये देखिए डिस्ट्रिक्ट मशीनरी होती है, उनके दफ्तर बंद होंगे, बंदोबस्त काफ़ी होता है, इलेक्शन कमीशन का डंडा भी होता है। लेकिन जो पॉलिसीज़ होती हैं, ये क्या वजह है कि नेताओं को 4 साल 11 महीने तक वो पॉलिसी नई याद नहीं रहती। इलेक्शन जो होने वाला था फिर नए नए अच्छे आइडियाज़ आते हैं कि जी वो हम ये करते हैं लोगों को लुभाने के लिए, और फिर इलेक्शन कमीशन को गाली दिए कि देखो मॉडल कोड लगा दिया, हम तो आपके लिए ये करना चाहते थे, हम कर नहीं पा रहे। अरे भाई 4.5 साल 4.5 साल तक कर लेते। और सेकेंडली ये भी है मॉडल कोड में कि मॉडल कोड में अगर आप कोई देश के हित में कुछ करना चाहें तो आपने इलेक्शन कमीशन से पहले से पूछना पड़ेगा, ताकि इलेक्शन कमीशन ये फैसला करे कि ये सिर्फ जनता को, वोटर को लुभाने के लिए तो नहीं है, वाकई देश हित की चीज़ है। हम कई बार हमारे पास फैसला, एक दफ़ा मेरे पास फैसला है कि MP लैड स्कीम को 2 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ करना चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी। मैं अपने लॉन में टहल रहा था, टेलीफोन पे मैंने कहा 8,500 करोड़ का प्रपोजल, मैंने कहा कर दो क्योंकि देश हित का है। इलेक्शन हो रहे थे 5 स्टेट में, तो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन से काम ठप हो जाता है पॉलिसी की, ये गलत बात है।
और फाइनली मैं कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस में देखिए अभी गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन हुए, हमेशा साथ होते थे लेकिन उनको 15 दिन अलग कर दिया। दैट मीन 15 दिन मॉडल कोड फालतू चला। उस वक्त मॉडल कोड को शॉर्टन करने की जरूरत कहाँ चली गई? कर्नाटक के इलेक्शन 2 महीने पहले हुए, उसके साथ 16 बाई इलेक्शन थे, 16 के 16 बाई इलेक्शन नॉर्मली हम साथ कराते हैं, उनको अलग किया तो 25 दिन मॉडल कोड फालतू चलाया। क्यों चलाया? अगर हम इतनी चीजें भी साइमल्टेनियस नहीं कर पा रहे तो बाकी साइमल्टेनियस के लिए हमारी क्या मॉरल अथॉरिटी रह गई? मतलब ऐसा बिल्कुल ये अहम पॉइंट है कि जब हम जो विकल्प अपना सकते हैं उसकी बजाय फिर जब बड़े विकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट है और जनता जनार्दन के लिहाज उन्होंने कहा कि कम से कम बार बार मौका आता है, वो महसूस करती है कि वो राजा है, उसके पास सिर्फ 5 साल में एक ही बार मौका आएगा। नहीं, ये इनका कहना ठीक है, मैं कुरैशी साहब से सहमत हूँ कि ये जनता भी अलर्ट रहती है और शायद नेता भी अलर्ट रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है और वो ये है कि जब आप इलेक्शन कराते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनके जितने नेता होते हैं वो सब फील्ड में चले जाते हैं। आप देखिए पीछे जब गुजरात के इलेक्शन हुए या फॉर दैट मैटर पंजाब के इलेक्शन हुए या यूपी में इलेक्शन हुए, शायद सारे के सारे मंत्री जो थे काम छोड़ करके अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए हुए थे ताकि पार्टी को मैक्सिमम वोट मिल सके। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरालिसिस होता है, लेकिन वर्क इफेक्ट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्क इफेक्ट होता है तो आप बिल्कुल उसको एक स्टेज पे ले आइए। मैंने फिजिबिलिटी की बात कही थी, मैं उसी फिजिबिलिटी की बात पे दोबारा आना चाहूँगा। आज आप देखिए क्या होता है, इवन जब एक स्टेट में भी इलेक्शन होना होता है, हमारे पास इतना वेयरविदल नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम एक ही दिन में पूरी स्टेट में भी इलेक्शन करा पाएं। हम क्या करते हैं, उसको 3-4 दिन में डिवाइड करते हैं, 4 दिनों में डिवाइड कर देते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, हमारे पास मशीनें ईवीएम मशीनें नहीं है, हमारे पास वीवीपैट की मशीनें नहीं है, हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आप आज इकट्ठे एक स्टेट में इलेक्शन नहीं करा सकते हैं तो आपको जितना वेयरविदल चाहिए, जितने रिसोर्सेज चाहिए, जब आप कहेंगे कि सभी स्टेट्स के भी इलेक्शन हो, सेंटर के भी इलेक्शन साथ में हो, लोकल बॉडीज के भी इलेक्शन में कहता हूं अगर साथ में हो, ये सब लेंगे तो उसके लिए आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, क्या उतना हमारे पास मैन पावर है? आज क्या होता है, जब इलेक्शन होते हैं तो स्कूल भी ठप हो जाते हैं, कॉलेजेस भी ठप हो जाते हैं, सरकारी दफ्तर भी ठप हो जाते हैं क्योंकि सबको अपने इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर भेज दिया। क्या इस तरह की सिचुएशन को आप डील करने के समर्थ है आपके पास? उस सामर्थ्य के लिए जो है हमें विचार करना पड़ेगा और उस पर एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या संसाधन के लिहाज से एक साथ कराने के लिए? संसाधन में मैं बताना चाहूंगा कि हम फेजेज में जो इलेक्शन कराते हैं उसका सिर्फ एक कारण है, ओनली वन, सिक्योरिटी फोर्सेज की कमी। क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी इंसिस्ट करती है कि पैरामिलिट्री फोर्स लेके आओ, वो है लिमिटेड। तो चूंकि हमको कम मिलती है तो हम उसको फिर रोटेट करते हैं कि हर एक फेज से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में लेके जाते हैं। अगर वो फोर्सेज हमको 3-4 गुनी एक ही दिन मिल जाएं तो एक दिन करके हम बहुत बखुशी इसको कर सकते हैं। और जो हमारा मॉडल कोड का पीरियड है उसको भी घटाया जा सकता है। अभी हमारे पास 21 दिन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डिस्क्रेशन हमारा। उस 21 दिन को हम 5 दिन पे भी ला सकते हैं, 15 दिन वहाँ छोड़ देते हैं कि चलो शॉर्ट कर दो। 33 दिन में इलेक्शन हो सकता है, एक फेज में 33 दिन में हो सकता है, बजाय 3 महीने होने के, अगर हमको सिक्योरिटी फोर्सेज एक साथ काफ़ी मिल जाए। और उसके लिए फोर्सेज ज़रा अगर क्रिएट भी करनी पड़े, जो खर्चा करना ही है, तो अब बटालियन रेस कर दो, क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन देश में जो है उसको देखते हुए तो ख़राब से ख़राब तरी होती जाती है। अच्छी फोर्सेज होंगी, हमारी तैयारी और ज़्यादा अच्छी होगी। अभी हम जिस तरह CRPF को, इन सारी फोर्सेज को, BSF को एक जगह से दूसरी जगह दौड़ाते हैं, उनकी बहुत ज्यादती होती है उनके साथ, क्योंकि बेचारों को कोई रेस्ट ही नहीं है। जी, और सत्य जो बात कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अभी भी जो विकल्प हैं उन विकल्पों को पहले आजमा कर देखना ज़्यादा बेहतर है उस एक बड़े विकल्प की तरफ चलने की तरफ। दूसरा मेरा सवाल ये कि जब हमारे पास छोटे विकल्प हैं उससे क्या जो हम समस्या है कि एक साथ चुनाव के जो फायदे हैं वो उन विकल्पों के साथ कि आचार संहिता को कम कर दें, 4.5 साल की बजाय कंटिन्यूएशन में स्कीम्स चल रही हों, परमिशन लें इलेक्शन कमीशन से अगर आपको लगता है कि कहीं कोई बड़ा हर्डल्स है, क्या ये विकल्प उतने कमज़ोर हैं या फिर मजबूत हैं? देखिए, असली चीज़ जो है ना, जो लार्जर इशू है डेमोक्रेसी का, जिसमें कि कुरैशी साहब ने कहा कि मतदाता को ये लगता है कि उसको एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट फील होता है कि आई कैन चेंज द गवर्नमेंट, और ये एक बार के बजाय 2 बार, उसके 5 साल में 2 बार आएगा, या हो सकता है 3 बार आएगा अगर पंचायत लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस को लेकर। तो ये एक लार्जर इशू है और इन सब चीज़ों पे विचार होना चाहिए। जो असली समस्या है वो ये नहीं है कि 1 दिन और 5 दिन में इलेक्शन होता है। अगर 5 दिन में भी होता है तो वो साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ। पूरे हिंदुस्तान में अगर 5 फेज़ में इलेक्शन होता है तो ये एक ही इलेक्शन हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो अरेंजमेंट के ख्याल से ये चीज़ें होती है। लार्जर इशू रिमेंस जहाँ पे थी वहीं पे इशू है कि ये डिज़ायरेबल है
और है तो क्या ये करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे कर सकते हैं। उसमें यही जो विकल्प है, एक तो यह है कि आप पूरे तौर पे ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट छोड़ दें, आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ चले जाएं। दैट्स अ ह्यूज डिसीजन। आपको अगर याद हो, मिसेस गांधी के समय भी इस चीज़ की चर्चा हुई थी, 80s में भी इस चीज़ की चर्चा हुई थी। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आप एग्जिस्टिंग सिस्टम में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी यही चीज़ मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप टर्म फिक्स कर दें, बात खत्म हो जाएगी। जो लेकिन उसके लिए फिर संविधान में आपको अलग अलग धाराओं को बदलना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए, राज्य से कंफर्मेशन चाहिए होगा। उसमें आप छोटे दल क्या इसके लिए एग्री करेंगे? छोटे दलों में भी, अब जैसे कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम राजी हैं इसके लिए, अगर 2019 में ही आप ये लागू कर दें, मतलब योगी जी की सरकार को आप इलेक्शन में लगा दें, आप मतलब तिलांजलि दे दें। इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा वो तो बाद की चीज़ है, अभी ही उनको चुनाव करा दें। जो राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग राजनीतिक दल अपने जो राजनीतिक हित हैं। अब देखिए, एक मज़े की बात है कि जब इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए लॉ कमीशन ने इसके लिए बैठक बुलाई तो उसमें बीजेपी और कांग्रेस के लोग गए ही नहीं। बाद में बीजेपी ने अपना कुछ लिख के दिया है उनको। तो ये जो इशूज़ हैं और पॉलिटिकल, आप देखिए राजनीतिक दलों को एक इकट्ठा करना मतलब तराजू पे मेढक तौलने जैसा है। सारे दल किसी एक इशू पे सहमत हो जाएंगे वो संभव नहीं है। लेकिन जो लार्जर जो एक कंसेंसस बन रहा है वो किस तरफ जा रहा है ये देखना पड़ेगा। और अभी के समय में जो आप कहें कि सारे दल एक मत, कई क्षेत्रीय दल भी इस पे सहमत है, अन्ना द्रमुक सहमत है, लेकिन टीएमसी नहीं। तो ये स्थिति बनी रहेगी। इस पे अभी के समय में कहें 2019 के लिए तो ये संभव नहीं लग रहा, उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है। चर्चा होनी चाहिए। इसके कई फायदे हैं जी, कई फायदे हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए जो सिस्टम में, वो इसके लिए लाने होंगे। सर सत्य जी ने एक जो पॉइंट रेस किया है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज करने की बात कह रहे हैं, और जैसा कुरैशी जी ने भी कहा ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं इन दोनों से सहमत हूँ कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर डिसीजन लेना कोई बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क चेंज करना पड़ेगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में ये कहा था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बिकॉज इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जिसके ऊपर बहुत जोर से विचार करने की जरूरत है। और जहां तक रीजनल पार्टीज का सवाल है, मैं समझता हूं आज भी अगर किसी रीजनल पार्टी ने एक इलेक्शन की बात की है तो वो अपने किसी ना किसी कारण से किए, उनके अपनी कोई ना कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन होंगे जिसके लिए उन्होंने कहा होगा। लेकिन अगर आप उनसे इन कॉन्फिडेंस बात करेंगे तो मैं समझता हूं कोई भी रीजनल पार्टी एक देश और एक जो हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं शायद उसके लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन ये हो सकता है कि केशवानंद भारती 13 जजेस का फैसला था, अगर इस तरह का संविधान संशोधन आता है तो आप बड़ी मैं अगर 15 जजेस के बेंच जजेस हैं 15 जजेस के बेंच बैठ के अगर हो सकता है उसको अफोर्ड करें। सर एक आखिरी कमेंट आपका। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो पर्पज़ था सारी डिबेट का कि खर्चा बहुत होता है और टाइम बहुत लगता है, इसका अगर समाधान हम किसी ऑल्टरनेटिव रूट से कर लें वो हम सोच ही नहीं रहे। खर्चा क्यों होता है कि 4,500 तो इलेक्शन का मैनेजमेंट का हुआ, 30,000 करोड़ एस्टिमेट था पॉलिटिकल पार्टीज का खर्चा है। उसकी वजह है कि पॉलिटिकल पार्टी जो खर्चा करती है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, उसको लिमिट कर दीजिए 30,000 से गिर के 3 पे आ जाएगा तो पैसा बचना शुरू हो जाएगा। कैपिंग कर दीजिए। दूसरा, मैंने आपको पहले से बताया कि मल्टी फेज इलेक्शन को एक में लाना आसान है अगर हमको फोर्सेज मिल जाए। तो सारी इन्वेस्टमेंट अगर हम फोर्सेज की तरफ करें तो हम 33 दिन में इलेक्शन करके आपको देश को फारिग कर देंगे। आचार संहिता का जो इससे भी आगे दायरा है वो कम कर आगे ई वोटिंग का सिस्टम आ सकता है जिसमें लोग अपने मोबाइल से वोट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कहाँ तक टेक्नोलॉजी आगे जाती है। ओके, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए असल में एक देश और एक चुनाव का जो विकल्प है ये कितना मजबूत या कमजोर है, इससे क्या बदलेगा और इसे लागू करने के लिए क्या बदलना पड़ेगा। पर बात आप दर्शकों की राय का। हमने कार्यक्रम दिखाया था 66,000 करोड़ जो कि कैंपा फंड के थे जिसे केंद्र सरकार ने रिलीज कर रही है, उसको लेकर कार्यक्रम किया था 13 अगस्त को। मदन सिंह हमारे दर्शक लिखते हैं कि बढ़ते वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के चलते आज न केवल मनुष्य प्रभावित हो रहा है बल्कि पशु पक्षियों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव बढ़ रहा है। सरकार का ये काम सराहनीय और स्वागत योग्य है। आरएस टीवी का इस शानदार कार्यक्रम के लिए आभार। ऋषि शर्मा हमारे एक और दर्शक हैं जो लिखते हैं कि नए इको जोन बनाने
और पौधारोपण करने के राज्य सरकारों को फंड मुहैया कराने की उन्हें क्या जरूरत है। राज्य सरकारें खुद इसमें रुचि लेकर सामाजिक, शासकीय संस्थाओं, प्राइवेट संस्थाओं के साथ एक योजना बनाकर पर्यावरण के क्षेत्र में काफी कुछ कर सकती हैं। राज्य सरकारों को फंड मुहैया कराना मतलब पैसे को पानी में बहाने जैसा होगा, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल सही तरह से कर ही नहीं पाएंगे। उनकी मंशा पर संदेह है। आप दर्शकों की राय का स्वागत है और आप हमें लगातार अपना फीडबैक यूं ही भेजते रहिए। हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।